हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम जल चैप्टर पढ़ेंगे। 7th क्लास की ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 5 जल। ठीक है, थ्योरी की क्लासेस हमारी स्टार्ट है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ये सारी चीजें कि थ्योरी की क्लासेस हमारी चल रही है। अभी 6th क्लास की थ्योरी यानी कि ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी भी चल रही है। 6th क्लास की थ्योरी पूरी हो चुकी है ज्योग्राफी की, 7th हमारी चल रही है और 7th में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो जल चैप्टर में क्या क्या है पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे जल में। जल चक्र। जल चक्र क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि जल चक्र क्या होता है, किस तरह जल अपने चक्र को जल अपने स्वरूप को बदलते हुए पृथ्वी में पृथ्वी पर दोबारा से आ जाता है। उसके बाद हम महासागरों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से महासागर। याद करिए, आप 6th क्लास की ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ हर महासागर के बारे में बहुत ही डिटेल से। महासागर और महादेश के बारे में बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ 6th क्लास की ज्योग्राफी में कि कहाँ कौन सी महासागर की साकार का है। और ये महासागरों से बेटा चैप्टर जरूर आता है, तो इसके लिए आप 6th क्लास की ज्योग्राफी जरूर एक बार देख लें। जो महासागरों और महाद्वीपों वाला चैप्टर है वो आप जरूर देख लें। ठीक है, फिर हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है जल का वितरण। जल का वितरण कहाँ पे कितना है, कितना जल का वितरण है, पीने योग्य जल कितना है, खारा जल कितना है। ओके, फिर आगे देखिए महासागरीय परिसंरचना। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है। एक तो ये है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, कि जो महासागर की महासागर की जो गतियां हैं, कितने प्रकार की गतियां हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे मैं डिटेल से भी आपको कराऊंगी। ज्वार भाटा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है ये। और इस फिगर के साथ क्वेश्चन आता है कई बार। ये दे दिया जाएगा कि ये कि लघु ज्वार है या बृहद ज्वार है। आपका वो क्या कहते हैं इसको, सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, इस तरह से आपको देखना है। बृहद ज्वार भाटा कब आता है, लघु ज्वार भाटा कब आता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में है, बहुत ही डिटेल से है। जो महासागरीय धाराएं होती है, गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ से चलती है, ठंडी महासागरीय धाराएं कहाँ से चलती है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमें पढ़ना है कि देखिए 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है, तो यहाँ से जो भी गर्म धाराएं चलेगी वो गर्म धाराएं होंगी। और जो ध्रुवों के पास से जो धाराएं चलेंगी वो ठंडी धाराएं होती है, क्योंकि वहां पे बर्फ जमा हुआ होता है। तो अगर हम ऐसे याद करेंगे तो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और चीजें बहुत अच्छे से हमें याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है जल चक्र। जल चक्र जो सबसे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है, वो हम देखते हैं कि जल चक्र क्या है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। क्या है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। देखिए, इस फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये सागर या कोई नदी या फिर पानी का कोई भी भाग हो, यहाँ से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होकर ये जल कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जाके संघनित होके, यानी कि पानी ठंडा हो जाता है। वो जो वाष्प की बूंदें हैं वो ऊपर जाने के बाद वो ठंडा होता है, संघनित होता है, संघनित होकर बादल का रूप लेता है। बादल का रूप लेकर फिर से वो वर्षण यानी कि हवा के द्वारा फिर से जमीन के ऊपर आता है, और फिर वही नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में वो पानी आ जाता है, पानी बन के। ठीक है, तो यही है कि अपने स्वरूप को बदल रहा है। जल पहले वाष्प बना है, फिर बादल बना, फिर पानी बन के फिर से वो कहाँ आ गया, नदियों और समुद्रों में पहुंच गया। तो इसी को हम जल चक्र कहते हैं कि जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है। अब इसमें यह भी चीज है कि जो जल आज से हजारों साल पहले हमारी धरती पे थी, वही जल आज भी हमारी धरती पे है। हो सकता है आज जो हमारे नदी में जल दिखने को मिल रहा है वो जल हजारों साल पहले वो कहाँ पे, अमेजन बेसिन की नदी में हो सकता है, या फिर कहीं और बहुत दूर। देखो ये चीज यहाँ पे दिया गया है, जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। क्योंकि यही चीज है कि बेटा, अगर वाष्पीकरण होके, जलवाष्पन के बल जल संघनित होके बादलों में जाता है, तो जरूरी नहीं है कि बादल यहीं पे वो बादल बरस जाएगा। हो सकता है बादल कुछ आगे जाके बरसे, कहीं और बरसे। तो वही है कि वो जल, जो जल
अमेजन बेसिन से या हमारे यहाँ से वाष्पीकरण होके संग्रहित होके बादल बन रहा है, वो जल कहीं और जाके बरस सकता है। तो यही है ये बात है कि शताब्दियों पहले जो जल हमारी पृथ्वी पर थी वही जल अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका स्वरूप बदलता है और फिर वो रिसाइकल होके हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें एक थलसाला है पॉइंट कि थलसाला क्या है, ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत है, मतलब कि छोटे घर के पौधे रखने की एक अहाता है जिसे हम थलसाला कहते हैं। ठीक है, अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या क्या है? अलवण जल यानी कि जो नमकीन नहीं होते, जो हमारे पीने योग्य जल होते हैं, जिसे हम मीठा जल भी कहते हैं या पीने योग्य जल कहते हैं, उसका मुख्य स्रोत क्या है? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद, ये सब है अलवण जल का मुख्य स्रोत। याद रखिएगा, हमारे पीने योग्य जल वही जल होता है जो लवणीय ना हो, जिसमें नमक की मात्रा ना हो। हमेशा बोला जाता है जहाँ पे खारा जल आ रहा है यानी कि वहाँ का पानी खराब है। वहाँ का पानी खराब इसलिए बोला जाता है कि खारा जल हमारे पीने योग्य नहीं होता है, वो हमारी बॉडी में या फिर बॉडी के ऊपर भी, बॉडी के अंदर भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अलवणीय जल का मुख्य स्रोत क्या क्या है? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। ठीक है, महासागरों में समुद्रों का जल लवणीय होता है। जो महासागर और समुद्र है इसका जल क्या है? लवणीय है, नमकीन होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। ठीक है, कि महासागर और समुद्र का जल नमकीन होता है। ये अभी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। प्रमुख समुद्र, झील एवं नदियां, ये लास्ट में मैं आपको समझाऊंगी, पहले मैं आपको चैप्टर समझा दूं। ठीक है, मृत सागर, देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवाई हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें क्या था, मृत सागर से क्वेश्चन कि क्या मृत सागर में तैराकी कर सकते हैं, यानी कि वहां पे कोई स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है? तो हाँ, मृत सागर में तैर सकता है, क्योंकि वहां लवणता बहुत ज्यादा होती है। देखिए क्या है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो जो मतलब कि मृत सागर है उसमें लवणता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तैराक वहां पर आराम से तैराकी कर सकते हैं, वहां पे तैराकी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब लवणता क्या होता है? लवणता क्या होता है? लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा है, कि प्रति 100 ग्राम जल में जो नमक की मात्रा होती है उसे देखा जाता है। तो मृत सागर में प्रति 100 ग्राम जल में कितनी लवणता है? 340 ग्राम लवणता है। 340 ग्राम मान लो नमक की मात्रा है, सॉरी 1000 प्रति 1000 ग्राम जल में कितनी है? 340 ग्राम नमक की मात्रा है मृत सागर में। तो इसलिए वहां पे तैराकर आराम से तैर सकते हैं। अब महासागर में औसत लवणता कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, मतलब कि 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में लवणता होती है। कहाँ पे? महासागरों में। लेकिन जो हमारा मृत सागर है उसमें लवणता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर तैराक आराम से तैर सकते हैं। अब है जल का वितरण। जल का वितरण यानी कि जल कहाँ कहाँ किस तरह से वितरित है। आप हमेशा सुनते हैं कि भारत में 71% जल है, 29% स्थल है, फिर भी हमें जल की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है। तो क्यों हो रही है? इसका यही कारण है कि जो पीने योग्य पानी है, जो मीठा जल है, वो बहुत कम है। पीने योग्य पानी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कि मीठे जल की मात्रा बहुत ज्यादा कम है। देखिए है ना, पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो जो पीने योग्य पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है और उस पानी को भी हम गंदा कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से हम पानी को वेस्ट करते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं पीने योग्य पानी क्या है। महासागर में कितना है जल? 97.3%। तो आप जानते हैं महासागर का जल लवणीय होता है, वो हमारे पीने योग्य नहीं है, हमारे किसी भी इस्तेमाल में वो पानी नहीं आ सकता। तो 97.3% तो महासागर है, तो यहाँ पे कितना बच गया? 2.7% बच गया हमारे पीने योग्य पानी। ये बच गया ना, 2.7% हमारे पीने योग्य बच गया। अब मतलब कि मीठा जल बच गया। अब उसमें भी मीठे जल में कितना है? बर्फ छत्रक में 2.0%, मतलब बर्फ छत्रक में ही हमारा 2.0%, 2% तो बर्फ छत्रक में है। तो बर्फ छत्रक यानी कि जो जमी हुई बर्फ होती है, जो हिमालय की ऊंचाइयों, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे बहुत ऊंचाइयों में, या तो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव में जो जमे हुए बर्फ होते हैं उसी को बर्फ छत्रक बोलते हैं। वहां पे कितना है? 2 पॉइंट, तो वहीं पे है, तो अब 1 पॉइंट के बराबर बच गया। तो वो जो 1 पॉइंट है बेटा, मतलब कि 1% है, वही हमारे पीने योग्य पानी है। जो पृथ्वी पर जहाँ पे 100% जल में 1% जल ही हमारे पीने योग्य है, तो उसी को हम इस्तेमाल करते हैं पीने में। तो कभी भी जो मीठा जल होता है उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब भूमिगत जल कितना है? 0.68% भूमिगत जल है हमारा। भूमिगत जल का हम उपयोग करते हैं कृषि के लिए भी, फसल के लिए भी। हम मीठे जल का ही उपयोग कर सकते हैं, खारे जल का उपयोग कृषि में भी नहीं हो सकता।
और पीने में भी मीठे जल का ही उपयोग करते हैं। झीलों का अलवण जल कितना है, यानी कि झीलों में जो अलवणीय जल होते हैं वो कितने हैं, 0.009%, बहुत ही कम है झीलों का अलवणीय जल। स्थलीय, समुद्र एवं नमकीन झीलें वो भी कितना है, 0.009%। वायुमंडल में कितना है, 0.019%। और नदियां कितनी है, 0.001%, 0.0001%। तो ये पूरा 100% में हमारे पीने योग्य जल है। आप मान के चलिए जो हमारे पीने योग्य जल है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 1% ही है। तो हमें उन पानियों को बहुत अच्छे से बचा के रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आ भी सकता है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, 71% जल है, 3/4 जल है, फिर भी पीने के पानी की कमी क्यों हो रही है, या बहुत से देशों में पानी की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो इसका रीजन यही है कि पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है 97.3% लवणीय जल है, यानी कि नमकीन जल है, और पीने योग्य जल की जो मात्रा है वो 1% ही है। और उसमें भी क्या है कि मतलब कुछ अंडरग्राउंड वाटर है, कुछ हमारे वायुमंडल में जो जल की कणें होती हैं वो है। तो जो पीने योग्य जल की मात्रा है बहुत कम है, इसलिए हमें जल की कमी महसूस हो रही है, हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और उस जल को भी अनेक तरीकों से गंदा किया जा रहा है। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं महासागरीय परिसंरचना की। महासागरीय परिसंरचना क्या होती है। महासागरीय परिसंरचना हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि महासागर में कौन कौन सी गतियां होती हैं, तरंगों के कारण महासागर में क्या क्या होता है। उसमें याद करिए आप, स्टैक था, समुद्री गुफा, समुद्री पुलीन, ये सब था, और ये समुद्री मेहराब, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आप जरूर जाके फिर से रिमाइंड करिएगा, पढ़िएगा। चलिए पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 22 मार्च जल दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 5 जून को क्या होता है, पर्यावरण दिवस। ये क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल सीधा पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। मैं आपको रिमाइंड करते हुए इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पिछले का भी रिमाइंड होता रहे। कुछ चीजें जो मुझे पढ़ाते हुए पिछले चैप्टर का याद आ रहा है वो मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ, या तो वहां जाके आप देख ले, एक बार चैनल पे जाके वो वीडियो देख ले, जरूर देखें और उसमें से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब है महासागरीय परिसंरचना की। महासागरीय परिसंरचना क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। ताल एवं झील में क्या होता है, शांत जल होता है, बिल्कुल जो तालाब होता है या झील होता है इसकी जल बिल्कुल शांत होती है, एक जगह स्थिर होती है। लेकिन जो ये समुद्री जल है ये हमेशा गतिमान होती है, इसमें तरंगे उठती रहती है, ज्वार भाटा ये सब इसमें हमेशा चलते रहते हैं, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महासागरीय गति कौन कौन सी है, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तरंगे क्या होती है, जो लगातार अगर आप समुद्र के पास गए होगे तो हमेशा लहरें किनारे पे आती है और फिर वापस चली जाती है, उसे हम तरंग कहते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है, नियम से समुद्र के जल का 2 बार उठना और गिरना, दिन में 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। ये तो आपको याद रखना है कि महासागरीय गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि महासागरीय गतियां 3 तरह की होती हैं, तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ठीक है, अब हम तरंगों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो उसे तरंग कहते हैं। ठीक है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो उसे क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। याद रखना है आपको, ये सब कुछ याद रखने की चीजें हैं, तो ये याद रखना है। जब समुद्री सतह पर तरंगे बहती है तो उसे हम जब पवन बहती है तो उसे हम तरंग कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें हम, जब जल महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है, क्या होता है, जल की जो समुद्र में जो लहरें होती है, इसे लहर हम बोलते हैं, वो लगातार क्या होता है, यहाँ पे आता है, हमारे किनारे पे आता है और फिर वापस चला जाता है, उसे हम तरंगे बोलते हैं। ठीक है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर से ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, यही तरंगे जो लगातार लहरों का पृथ्वी किनारे पे आना और जाना, उसे हम तरंग कहते हैं।
लेकिन कभी कभी जो भूमि के अंदर कुछ क्रिया होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि भूमि के अंदर जो जो जमीन के अंदर जो क्रिया होती है उसके कारण जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, ये मैं चैप्टर में आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, ये जल के नीचे भूस्खलन। भूकंप अगर समुद्र के नीचे कहीं प्लेटों के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि भूकंप क्या आता है, जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती है तो पृथ्वी के ऊपर भूकंप आता है। ठीक है, उस मतलब कंपन पृथ्वी के ऊपर पहुंचता है, तो वही टकराव अगर समुद्र के नीचे हो जाए, मतलब समुद्र का जो स्थल भाग है नीचे का, उसके नीचे अगर पृथ्वी के अंदर ये टकराव हो तो भूकंप कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो ये तरंगे बहुत तेज होती है। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार भी समुद्र के अंदर हो सकता है, तो उससे भी भूकंप बहुत तेज होता है। या जल के नीचे भूस्खलन, कभी कभी जल के नीचे भूस्खलन भी हो जाता है, तो उससे जो ये तरंगे हैं बहुत, मतलब महासागर जल अत्यधिक विस्थापित होती है, बहुत तेज तरंगे आती है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर से भी ऊंचाई वाली तरंगे आ सकती है। और अगर 15 मीटर से ऊंचाई वाली तरंगे आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा विनाश करता है बेटा। मनुष्य की जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है 1.5 से 2 मीटर होती है, तो आप समझ सकते हैं कि 15 मीटर ऊंचाई की तरंगे कितनी, मतलब कितना ज्यादा ऊंचा हो सकता है। ठीक है, तो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सुनामी किसे कहते हैं, तो 15 मीटर से की ऊंचाई से विशाल जो ज्यादा ऊंची तरंगे होती हैं उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब सुनामी क्या है, सुनामी जापानी भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। ठीक है, जो जापानी भाषा में सुनामी को क्या बोला गया है, पोताश्रय तरंगे, क्योंकि जब सुनामी आता है तो पोताश्रय नष्ट हो जाता है, यानी कि समुद्र के जो किनारे का भाग है वो नष्ट हो जाता है। सुनामी 150 मीटर मापा गया है, 150 मीटर तक भी सुनामी आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये तरंगे 700 मीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 204 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ है। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया। ये क्वेश्चन भी आया है बेटा बहुत सीटेट के क्वेश्चन में, पेपर में, कि 2004 में जो सुनामी आया था तो भारत का कौन सा पॉइंट है जो डूब गया था। अंडमान निकोबार का आ सकता है, या भारत का कौन सा पॉइंट है तो जो डूब गया था, कौन सा भाग भारत का ये समुद्र में डूब गया था। तो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट डूब गया था समुद्र में, जो बिल्कुल पूरब की ओर है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में वो डूब गया था 2004 के सुनामी में। और सुनामी की जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो मापा गया है 150 मीटर। ठीक है, सुनामी की मैक्सिमम ऊंचाई कितनी मापी गई है, 150 मीटर। सुनामी को हम पृथ्वी का तांडव भी कह सकते हैं, कि पृथ्वी का तांडव जो समुद्र के जरिए, जल के जरिए होता है, क्योंकि जब सुनामी आता है तो बहुत ज्यादा विनाश होता है और उसमें बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र का विनाश हो जाता है उसमें। चलिए अब ज्वार भाटा देखते हैं हम। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मैं बता चुकी हूँ ऊपर, दिन में 2 बार, याद रखिएगा, 24 घंटे में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये नियम से दिन में 2 बार होता है, महासागरीय जल का उठना और गिरना, वो ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, जो बहुत ऊंचा उठने को ज्वार कहते हैं, गिरने को भाटा कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो उस एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ओके, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जब दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार क्या है, समुद्र के जल का ऊपर उठना। ऊपर उठ के कहाँ आएगा, वो तट पे ही आएगा। ऊपर उठ के आसमान में तो जा नहीं सकता, वो जब भी समुद्र का जल ऊपर उठेगा तो तट पे आएगा, वो तट को डुबो देता है और वापस आता है। फिर जब बिल्कुल समुद्र के मतलब कि जो समुद्र निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। मतलब समुद्र के जल का गिरना भाटा है और उठना ज्वार है। ठीक है, ज्वार भाटा क्लियर हुआ कि नियम से हर दिन में 2 बार उठता है ज्वार भाटा। समुद्र के जल के उठने को ज्वार कहते हैं, गिरने को भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा होता क्यों है ये देखते हैं हम, और निम्न ज्वार कब होता है और उच्च ज्वार कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। सूर्य और चंद्रमा का क्या होता है, जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है, तो उसके कारण क्या होता है, उच्च ज्वार आता है। आप देख सकते हैं ये सूर्य है, पृथ्वी, चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य है और चंद्रमा इधर है, दोनों 2 दिशाओं में है।
तो सूर्य का भी यहाँ पड़ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का भी, 2 दिशाओं में पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लघु ज्वार आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का बट गया है, चंद्रमा का इधर हो रहा है, सूर्य का इधर हो रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पड़ रहा है और पश्चिम की ओर सूर्य का पड़ रहा है। तो इस समय क्या होता है, लघु ज्वार आता है। ठीक है, क्या होता है, लघु ज्वार आता है। अब बृहत ज्वार क्या कब आता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों अगर एक सीध में होंगे, या तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा मतलब सूर्य के बाद चंद्रमा फिर पृथ्वी हो, सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आए, या सूर्य चंद्रमा के बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आए, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आए, तो क्या होता है, बृहत ज्वार होता है, मतलब बृहत ज्वार भाटा होता है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे एक जगह पड़ता है, तो बहुत ऊंचा ज्वार भाटा आता है। और ये जो स्थिति है बेटा, ये पूर्णिमा की स्थिति होती है, आपको पता होगा। ये स्थिति क्या है, पूर्णिमा की स्थिति है, जब तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। यही है कि पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार आता है। ठीक है, जब पृथ्वी पर जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। ठीक है, जब पृथ्वी पर क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार या बृहत ज्वार कहते हैं। कब होता है, पूर्णिमा के दिन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा पूछा गया है। पूछा गया था कि ये उच्च ज्वार कब आता है या फिर निम्न ज्वार कब आता है। इसे बृहत ज्वार या लघु ज्वार भाटा भी कह सकते हैं। तो कब होता है, तो जो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, उच्च ज्वार या बृहत ज्वार आता है, जो कि ज्वार पानी बहुत ऊपर तक जाती है। और इसका कारण क्या है, इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दो दिए जाते हैं, ए और बी। ए सही है, ए की व्याख्या बी है, इस तरह के। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन ये कि इसमें कौन सा सही है, किसकी व्याख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो ये आ सकता है, ए में आ सकता है कि पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार आता है या बृहत ज्वार आता है। बी में आ सकता है कि पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इस कारण इस दिन उच्च ज्वार आता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या बी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं बेटा, आता है, तो इसलिए मैं इसका क्वेश्चन बना के आपको बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सोच के चलना है, दोनों बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है आपको कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन उच्च ज्वार आता है। और क्यों आता है, क्योंकि पूर्णिमा और एवं अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, ये पूर्णिमा है आपका और ये अमावस्या है। ओके, अब हम देखते हैं लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है, जिसे हम चतुर्दशी बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थार्थ या चतुर्दशी बोलते हैं। उस समय क्या होता है, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण बल देखिए इधर पड़ रहा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इधर पड़ रहा है, मतलब विपरीत दिशाओं में उनका गुरुत्वाकर्षण बल पड़ रहा है। इसलिए उस दिन क्या होता है, लघु ज्वार आता है। तो चतुर्दशी या चतुर्थार्थ को लघु ज्वार आता है। क्यों आता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विपरीत दिशाओं में पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए आप कर ले आराम से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उच्च ज्वार नौ चालन के लिए सहायक होता है, मछली पालन के लिए। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4-5 आ जाएंगे, इनमें से कौन से गलत है कौन से सही है। तो उच्च ज्वार के लिए आ जाएगा कि कौन से गलत है कौन से सही है। तो उच्च ज्वार में ऑप्शन में आ सकता है आपको पूर्णिमा अमावस्या के दिन उच्च ज्वार आता है, नौ चालन में सहायक है, मछली पकड़ने में भी बहुत सहायक होता है उच्च ज्वार। या एक ऑप्शन कोई गलत दे देगा, इसमें ये दे सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो याद रखिएगा, उच्च ज्वार की विशेषता पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन आता है, नौ चालन के लिए बहुत ही सहायक होता है, यानी कि नाव चलाने के लिए सहायक होता है। और ये मछली पकड़ने में ये बहुत मदद करता है, क्योंकि उच्च ज्वार के कारण क्या होता है कि मछलियां तट पर आ जाती है, पानी के साथ मछलियां तट पे आ जाती है, इसलिए मछली पकड़ने में ये बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। चलिए, अब उच्च ज्वार और लघु ज्वार यानी कि ज्वार भाटा आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं महासागरीय धाराएं, यानी कि महासागरीय धाराएं क्या होती है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं हैं। जो निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर जलधाराएं बहती रहती है, उसी को हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। वो हमेशा ही एक निश्चित दिशा में बहती रहती है, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। महासागरीय धाराएं गर्म और या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म धाराएं कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा का आपको पता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी हम कहते हैं।
यहाँ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा पड़ती है, सूर्य की किरणें सबसे तेज भूमध्य रेखा पे पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। तो गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि यहाँ का पानी भी जो समुद्र का पानी है वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ की जो धाराएं होती हैं वो गर्म धाराएं होगी। तो वही है, महासागरीय गर्म धाराएं कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के निकट होती है। और ठंडी धाराएं कहाँ होगी? हमारे ध्रुवों के पास होगी, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास क्या होगी? ठंडी धाराएं। तो ये बिल्कुल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ अक्षांश देशांतर में। ये सब की जो भूमध्य रेखा के पास गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा होने के कारण जो महासागर का पानी भी है गर्म होगा, तो यहाँ पे गर्म धाराएं होगी। ध्रुवों के पास ठंड ज्यादा होती है, तो यहाँ की धाराएं बिल्कुल ठंडी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब एक दो जो धाराओं का नाम है, लेब्राडोर। लेब्राडोर क्या है? महासागरीय धाराएं हैं, शीत धाराएं हैं लेब्राडोर, यानी कि ठंडी धाराएं हैं। तो आप ये आराम से सोच सकते हैं कि लेब्राडोर कहाँ पे होगा? ध्रुवों के पास ही होगा लेब्राडोर, तभी तो शीत धाराएं हैं। जबकि क्या है? गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ होगा? ध्रुवों के भूमध्य रेखा के पास होगा गल्फ स्ट्रीम, तभी तो ये गर्म धारा है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे गर्म धाराएं और ध्रुवों पे ठंडी धाराएं होती हैं। ठीक है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में मत्स्य पालन के लिए सर्वोत्तम है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा कि मत्स्य पालन के लिए सर्वोत्तम कहाँ पे माना जाता है? तो जहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वह स्थान मत्स्य पालन के लिए सर्वोत्तम होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये नौ चालन के लिए सर्वोत्तम नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां पे कोहरे का मौसम होता है, तो कोहरों में नाव चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वो सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं जहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ठंडी धाराएं मिलती है, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, इसके कारण नौ संचालन में बाधा होती है। ठीक है, कोहरे वाला मौसम कहाँ पे बनता है? जहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं। अब आप देख सकते हैं, ये मैप देख के भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम भूमध्य रेखा बोल रहे हैं। ओके, यहाँ से जो धारा ऊपर की ओर जा रही है वो गर्म धारा होगी, और ऊपर से जो नीचे से धारा नीचे जा रही है ऊपर, मतलब कि जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव से धारा जो ऊपर जा रही है, यहाँ से धारा जो नीचे जा रही है वो क्या होगी? शीत धारा होगी। आप ये देख सकते हैं, शीत धारा ब्लू कलर का है और जो कोष्ण धारा यानी कि गर्म धारा है वो रेड है। आप ये आराम से देख सकते हैं, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कर्क रेखा से मकर रेखा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला गया है। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ 6th क्लास की ज्योग्राफी में ही, कि कर्क रेखा से मकर रेखा को क्या बोला गया है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला गया है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो धाराएं होती हैं वो अगर कहीं जा रही हैं तो वो गर्म धाराएं होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम यहाँ दिया गया है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म धारा है। और लेब्राडोर आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि लेब्राडोर कहाँ है? बिल्कुल वो ऊपर ही होगा। ये देखिए यहाँ पे है लेब्राडोर आपका, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इसमें आप जलधाराएं देख सकते हैं आराम से। वेनेजुएला धारा भी है एक, ये क्या है? ये ठंडी धारा है। देख लीजिए ब्लू कलर की है, तो ये ठंडी धाराएं हैं। तो इस तरह से हम जल धाराओं के बारे में देख सकते हैं। हो सकता है कभी ये मैप आपको दे दे और इसमें इस तरह से कोई धाराएं दे दे कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है या नीचे से ऊपर की ओर, तो आपको बहुत अच्छे से पता रखना है कि ये जो है यहाँ से यहाँ का क्षेत्र आपका, ये कर्क रेखा से मकर रेखा का क्षेत्र है। तो इस जगह से अगर कोई धारा उत्पन्न होती है तो वो गर्म धारा होगी, चाहे वो किसी भी दिशा में जा रही है। और ऊपर से या नीचे से अगर कोई धारा उत्पन्न होती है तो वो ठंडी धारा होगी। ठीक है, अब चलिए मैं आपको मैप समझा दूं, क्योंकि मैप मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा, तो मैं आपको मैप समझा देती हूँ एक बार। ये रहा, ये क्या है? प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियां। इसमें नदियों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डर्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया में, ये कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एशिया में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, कैस्पियन सागर कहाँ पे है? एशिया में है। काला सागर कहाँ पे है? एशिया में है। तो ये सब आपको याद रखना है जिन चीजों पे। नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में है। ऑरेंज नदी कहाँ है? अफ्रीका में है, याद रखना है आपको। ऑरेंज नदी अफ्रीका में है, नील नदी अफ्रीका में है, लाल सागर भी है, ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है। विक्टोरिया झील भी अफ्रीका में है।
तो ये सारी चीजें आपको याद करना पड़ेगा बेटा। आप लिख लीजिए एशिया, उसके आगे नदियों के नाम लिखिए, झीलों के नाम लिखिए, फिर अफ्रीका लिखिए, उसके आगे नदियों झीलों के नाम लिखिए। अब देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे नील नदी भी है, नील नदी में मैंने कर दिया। यहाँ दक्षिण अमेरिका में क्या है, अमेजन नदी जो सबसे बड़ी नदी बोली गई है, और नील नदी सबसे लंबी नदी है, तो ये आपको याद रखना है। कैरिबियन सागर भी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे 5 महान झील है, और उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल ऊपर 5 महान झील है। ये है ग्रेट पियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपिया झील, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 5 महान झील जिसे बोला गया वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका के ऊपर में है 5 महान झील, ठीक है। ये देखिए मिसिसिपी नदी भी है, मिसिसिपी नदी के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है कि मिसिसिपी नदी कहाँ है, मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। और ये नदियों के बारे में जो अमेरिका में ये ऑरेंज नदी, ये सब के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे के चैप्टर में, जिसमें कि हमारे ये अमेजन बेसिन के बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है उसमें। तो उसमें मैं आपको ये ब्राजील के जंगल और अमेजन बेसिन के बारे में तब आपको ये सब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बेटा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है। अब हम एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके देख लेते हैं क्या है। चलिए क्या है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, वो क्या है, जल चक्र, ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के निकट। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। अब कैप्सियम सागर क्या है, विशालतम झील है। ज्वार भाटा क्या है, जल में सर्वाधिक चढ़ाव एवं उतारों से ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी तीव्र भूकंपी तरंगे, 15 मीटर से जो ऊंची तरंगे होती हैं उसे सुनामी कहते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। चलिए तो चैप्टर को आप अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, फिर आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो पहले के मेरे सारे सीटेट के वीडियो हो वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, उसमें सीटेट के सारे वीडियो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डला हुआ है जो मैं अभी डाल चुकी हूँ, तो वो सब जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।